कल अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान देकर बवाल मचा दिया है। पत्रकारों ने अखिलेश यादव से पूछा कि संभल में और दीगर शहरों में खुदाई हो रही है, मंदिर की पड़ताल हो रही है, तो अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, वहां भी खुदाई होनी चाहिए। इसी बयान आने के बाद निरंतर भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, मंत्री अखिलेश यादव को घेर रहे हैं। बाकायदा ए के शर्मा ने अपने बयान में ये कहा, एक्स पे पोस्ट किया कि अखिलेश यादव को पता ही नहीं है कि बाबा शिव भगवान और शिवलिंग कड़ कड़ में है, हर जगह शिवलिंग है और बाबा शिव बाबा भगवान हर जगह बसे हुए हैं। अखिलेश यादव को मालूमात कम है हिंदुत्व की और हिंदू धर्म की। अब देखने वाली बात है शिवलिंग पर दिए हुए बयान, उसके बाद संभल से लेकर दीगर शहरों में खुदाई में जो पूर्व में मंदिर बनी हुई थी वो मिलती हुई नजर आ रही हैं। ये सरकार का दावा है और क्षेत्रीय अधिकारियों का दावा है। अब आने वाला कल बताएगा कि धर्म की राजनीति के बीच में जनता का विकास आखिरकार कहाँ है। क्या धर्म के बीच में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आम जनमानस, आम जनता को यूं ही फंसाए रहेगी या कोई विकास का भी कार्य होगा? कैमरा किशन के साथ रजा अब्बास, लखनऊ, जेके न्यूज। नमस्कार, मैं ताबिश कमाल हूँ। मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साजिद हैं। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सिटी रिपोर्टर। सिटी रिपोर्टर में आज दिल्ली की सबसे अहम खबर हम आपको बताएंगे। दिल्ली में आज एक बार फिर दिल्ली में वक्फ बोर्ड से जुड़े इमामों ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की वजह थी कि पिछले 1.5 साल से दिल्ली में वक्फ बोर्ड की मस्जिद के इमामों और मुतवल्लियों को तनख्वाह नहीं दी गई है। पिछले लगातार कई दिनों से इमाम दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार उनके घर जा रहे हैं। हालांकि पिछली बार जब वो प्रदर्शन करने के लिए वहां पहुंचे थे तो इमामों ने बताया कि उनकी अरविंद केजरीवाल के पीए से बात हुई थी, जहां पर उसने कहा था कि आप शनिवार को आ जाइए और आपकी मुलाकात करा दी जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी मुलाकात नहीं हो पाई और इसके बाद एक बार फिर आज सुबह ही कई मस्जिदों के इमाम दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पहुंच गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। इमामों ने आरोप लगाया कि वो लगातार दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और वक्फ बोर्ड से जुड़े कई अधिकारियों को एप्लीकेशन दे रहे हैं, मिल रहे हैं और उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। इमामों ने बताया कि पिछले 17 महीने से उनके घर में रोजी रोटी का संकट है और उनको तनख्वाह नहीं दी जा रही है। हालांकि दिल्ली में इमामों की तनख्वाह से जुड़ा मामला बड़ा सुर्खियों में रहता है। इसको कई राजनीतिक दल राजनीतिक रूप से रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं, जबकि इमाम अपने ही घर पे बड़ी परेशानी के साथ गुजारा कर रहे हैं। इमामों ने बताया कि लगातार 17 महीने से वो हर दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी तनख्वाह नहीं दी गई है। हालांकि इस मामले को लेकर के अब दिल्ली में राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने जमकर आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राजनीतिक दल एक सुर में एक साथ आम आदमी पार्टी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ही दलों का कहना है कि सरकार बड़े बड़े वादे कर लेती है, आम आदमी पार्टी बड़े बड़े वादे करती है लेकिन उनको पूरा नहीं करती है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। फिर एक बार पूर्व गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता ननकीराम कंवर ने बीजेपी सरकार पर ही सवाल खड़े किए हैं। दरअसल उन्होंने 10,000 से ज्यादा डीएफएम फंड घोटाले का अपने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। इस आरोप के बाद छत्तीसगढ़ में राजनीति में भूचाल सा आ गया है। वहीं बता दें कि डीएफएम फंड को लेकर के उन्होंने कई कलेक्टरों पर ये आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इस पे कार्रवाई को लेकर के चिट्ठी भी लिखी है। वही उनका कहना है कि शायद सरकार को कई बार आवेदन किया मगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते उन्होंने बड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के सीबीआई जांच की मांग भी की है। बता दें कि भाजपा के शासनकाल पे कई हजार करोड़ रुपए के घोटाला सामने आने के बाद अब सियासत जारी है। कांग्रेस का कहना है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ननकीराम कंवर आदिवासी नेता है, उनकी बातों का सत्यता पर लेना चाहिए
और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वही इस पूरे मामले को लेकर के सियासत तो जारी है, मगर बीजेपी के नेता इन सवाल दागे जाने पर या पूछे जाने पर भागते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि 10,000 करोड़ रुपए घोटाले के बाद सियासत के बीच अब भाजपा के कोई नेता कुछ कहने से बच रहे हैं। ऐसे में अब इस मामले को लेकर के मीडिया के सामने आने के बाद कार्रवाई होती है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। मगर फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के सियासत के साथ सियासत जारी है। अब देखना होगा कि जो कलेक्टरों के नाम सामने आए हैं, वाकई क्या उन पर आगे कार्रवाई होती है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन पिंटू देवांगन के साथ शंभू राय, JK24 न्यूज, रायपुर। यूपी में पहाड़ी इलाकों से आ रही बर्फीली सर्द हवाओं ने सर्दी का सितम लगातार यहां पर बढ़ा दिया है, जिससे आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज यूपी में करीब 61 से अधिक जिलों में भारी कोहरा देखने को मिला, जिसके चलते जो विजिबिलिटी है केवल 50 मीटर तक रह गई, जिससे भारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा है। इसी के चलते आपको बता दें कि मौसम विभाग ने आने वाले 3 से 4 दिनों में ये संभावना जताई है कि जो पारा है वो नीचे, और जो तापमान है वो नीचे गिर सकता है, और कोहरे की भी संभावना जताई है। जिसके चलते जो यूपी सरकार है उसने जो 1 से कक्षा 8 तक के जो सभी विद्यालय हैं उनको बंद रखने का निर्णय लिया है, जिसमें 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक स्कूलों को बंद जो रखने का निर्णय लिया है। और साथ ही साथ ये भी जो आने वाले जो 24 घंटे हैं इसमें भी ये संभावना जताई जा रही है कि जो तापमान है उसमें भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। बुलंदशहर कल यूपी का सबसे ठंडा जिला रहा था। इसी के साथ आपको बता दें कि यूपी में जो लगातार जो सर्दी का सितम है वो बढ़ता ही जा रहा है। बुलंदशहर से JK24 न्यूज के लिए परवेंद्र लोधी। 2 दिन की बारिश के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज एकदम बदल चुका है। राजधानी दिल्ली में ठंड इस कदर बढ़ गई है कि लोगों को ठंड से बचने के लिए मोटी रजाई और हीटर का सहारा लेना पड़ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की अगर ताज़ा अपडेट की बात करें तो मौसम विभाग ने बताया है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक सक्रिय हुआ था, जो कि 26 से लेकर 28 तक सक्रिय रहा था, और यही कारण है कि राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और साथ ही छत्तीसगढ़ में इसका असर देखने को मिला। लगातार बारिश हुई, जिसकी वजह से तापमान में भी कमी आई और साथ ही कोहरे के भी कहीं ना कहीं लोगों को सामना करना पड़ा। और अब अगर आने वाले दिनों में मौसम की बात करें तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक ताज़ा पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके अनुसार मैं आपको यहाँ समझाना चाहूँगा। एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है, जिसका असर सीधा आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन पहाड़ी इलाकों पर होगा और यहाँ पर जो है बर्फबारी होने की अनुमान मौसम विभाग ने जताए हैं। साथ ही कई जो निचले इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और इसके बाद सिर्फ एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय नहीं हो रहा, बल्कि 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक साथ आ रहे हैं, जिसकी वजह से इन सभी राज्यों में कड़ाके की सर्दी जो है वो आने वाले दिनों में जारी रहेगी। वहीं अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में कल के लिए डेंस फॉग होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है और हरियाणा का भी ऐसा ही हाल रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वहीं अगर हम ये दिल्ली की बात करें, राजधानी दिल्ली में जो तापमान है अगले 6 दिन तक इसी तरीके से बना रहेगा। हालांकि देखिए पहाड़ों पे जो है वो बर्फबारी ज़रूर हो रही है, लेकिन उसका असर मैदानी इलाकों तक नहीं पहुँचेगा, क्योंकि एक के बाद एक 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो रहे हैं और यही कारण है कि जो ठंडी हवाएं हैं वो राजधानी दिल्ली तक नहीं पहुंचेंगी। लेकिन फिर भी राजधानी दिल्ली में जो अभी न्यूनतम तापमान चल रहा है 8 से 10 डिग्री सेल्सियस, ये बना रहेगा। साथ ही अगर हम बात करें मैक्सिमम टेम्परेचर की, तो मैक्सिमम टेम्परेचर भी तकरीबन 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ उज्जवल कुमार, JK24 न्यूज, दिल्ली। के
पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक बड़ी घोषणा आज दिल्ली में रहने वाले ग्रंथी और पुजारियों के लिए की गई है। अब दिल्ली सरकार उनको हर महीने 18,000 रुपये सहयोग राशि के तौर पर देगी। यह राशि इतनी बड़ी है कि एक परिवार का पूरा पालन पोषण इस राशि से हो सकता है। और आज जब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात की घोषणा की है, उन्होंने कहा है कि जो ग्रंथी हैं, जो पुजारी हैं, वो हमारे समाज में लोगों को संस्कार देने का काम करते हैं, हमारे वैदिक पद्धतियों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार की ये जिम्मेदारी है कि ये जो पुजारी और ग्रंथी हैं उनको ये सम्मान राशि उपलब्ध करवाई जाए। बहरहाल संभावना ये जताई जा रही है कि जल्द ही इसको लेकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू होगी। दिल्ली सरकार के इस काम के बाद लगातार जो दिल्ली के तमाम पुजारी और ग्रंथी हैं वो इस फैसले का धन्यवाद कर रहे हैं। और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के अंदर जो पुजारी और ग्रंथी है वो मौजूद है। मैं चाहूँगा एक बार तस्वीरें भी दिखाएं। और इस वक्त जो तमाम पुजारी और ग्रंथी हैं उनसे कहीं ना कहीं जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं वो मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब दिल्ली में इस तरीके से इस योजना का शुभारंभ हुआ है, इसका कितना इम्प्लीमेंट होगा और इस योजना पर विपक्ष का क्या कहना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जो दावे और वादे आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है वो खोखले हैं और लोगों को गुमराह करने वाले हैं। दिल्ली सरकार इतना बजट कहाँ से लाएगी, फंड कैसे लाएगी। लेकिन दिल्ली सरकार का ये कहना है कि हम मुनाफे वाली सरकार चलाते हैं और सरकार टैक्स का पैसा है उसको सही जगह लगाने का काम करती है। बहरहाल इस फैसले के बाद अब इसका कितना इम्प्लीमेंटेशन होगा, इसका कितना असर होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की घोषणाएं दिल्ली की सियासी हलचल में राजनीति को और ज़्यादा तेज करते हुए दिखाई दे रही है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इन तमाम फैसलों का ग्राउंड पर क्या असर होता है। सहयोगी बलदेव के साथ केशव मिश्रा, जगत 24 7 न्यूज, दिल्ली। फिर एक बार फडणवीस के मंत्री नीतीश राणे का विवादित बयान, केरल को बताया मिनी पाकिस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी रिपोर्टर और मैं हूं इरशाद अहमद। भाजपा नेता और महाराष्ट्र में के कंकावली से विधायक और फडणवीस सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने एक बार फिर अपने विवादित बयान से राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। इस बार उन्होंने केरल राज्य को मिनी पाकिस्तान करार दिया है। इस बयान से न केवल राजनीतिक हलकों में हंगामा मच गया है, बल्कि राणे पर पहले से लगे विवादित बयानों और मामलों की सूची और लंबी हो गई है। बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान नीतीश राणे ने कहा कि केरल मिनी पाकिस्तान जैसा है, तभी तो राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वहां चुनाव जीत जाते हैं, केवल उग्रवादी ही उन्हें वोट देते हैं। राणे के इस बयान ने न केवल राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है, बल्कि उनके खिलाफ विरोध और आलोचना का नया सिलसिला भी शुरू हो गया है। ये पहली बार नहीं है जब नीतीश राणे ने ऐसा भड़काऊ बयान दिया हो। उनके खिलाफ 38 आपराधिक मामले दर्ज है, जिसमें से 66 गंभीर धाराएं शामिल हैं। इनमें से अधिकांश मामले भड़काऊ भाषणों से जुड़े हैं। हालांकि इन मामलों में चार्जशीट दाखिल करने में सरकार की सुस्ती पर भी सवाल उठ रहे हैं। नीतीश राणे को इसी शर्त पर इस कार्यक्रम में बोलने की अनुमति मिली थी कि वो कोई भड़काऊ बयान नहीं देंगे। बावजूद इसके उन्होंने न केवल केरल को मिनी पाकिस्तान कहा, बल्कि ये भी आरोप लगाया है कि प्रियंका गांधी को केवल उग्रवादी ही वोट देते हैं। राणे के इस बयान पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। विपक्षी दलों का कहना है कि इस तरह के बयान न केवल सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है, बल्कि भाजपा की राजनीति का असली चेहरा भी दिखाते हैं। नीतीश राणे के खिलाफ दर्ज मामलों पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। आखिर क्यों अब तक 38 मामलों में से केवल 10 पर चार्जशीट दाखिल हुई और भड़काऊ भाषणों से जुड़े मामलों में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। बात करें तो नीतीश राणे के इस बयान से एक बार फिर ये सवाल उठता है कि क्या नेताओं को इस तरह के भड़काऊ भाषण देने की छूट मिलनी चाहिए और क्या ऐसे बयानों पर सरकार को सख्त कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। आप जुड़े रहे सिटी रिपोर्टर के साथ, मैं हूं इरशाद अहमद, कैमरामैन बाकिर अंसारी के साथ, जेके 24/7 न्यूज, मुंबई।
नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ धनराज के। आज बात करेंगे राजधानी देहरादून से बड़ी खबर की कि जो नगर निकाय का चुनाव है उसका बिगुल बज चुका है और आप देख सकते हैं इस समय मौजूद हूं देहरादून नगर निगम में और जहां पर लगातार नामांकन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और आज आखिरी दिन नामांकन का है। तो सभी पार्षद के रूम में कहीं ना कहीं सभी जो है नामांकन भरने के लिए आ रहे हैं और उसके साथ ही आप देखिएगा कि बीजेपी से जो मेयर पद के जो प्रत्याशी उतारे गए हैं वो सौरभ थपलियाल हैं, जो अभी नामांकन भरने के लिए पहुंचे हैं और अभी वो जा रहे हैं नामांकन भरने के लिए और उसके बाद कहीं ना कहीं एक जुलूस के रूप में वो यहाँ पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद उनके साथ यहाँ पर मौजूद थे और अभी देखिए कई विधायक भी उनके साथ पर यहाँ पर मौजूद हैं। और वहीं लगातार जो नगर निगम में जो देखा जाए तो पूरी हलचल इस समय नजर आ रही है, क्योंकि तमाम जो पार्षद पद के उम्मीदवार हैं वो भी अपना नामांकन भरने आ रहे हैं। तो वहीं कहीं ना कहीं जो मेयर पद के उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ पर नामांकन भरने आ रहे हैं। लेकिन चुनौती जरूर सौरभ थपलियाल के सामने है, क्योंकि कांग्रेस से भी जो टिकट दिया गया है मेयर पद के लिए वो वीरेंद्र पोखरियाल को दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती उनके सामने जरूर दी गई है और लगातार देखा जाए कि जो चुनौती है बीजेपी की वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जनता किसको चुनती है, क्योंकि मेयर पद के लिए जो बीजेपी से बात करें तो सौरभ थपलियाल सामने है और वहीं कांग्रेस से वीरेंद्र पोखरियाल उनके सामने है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जीत हासिल किसकी होती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी देखा जाए कि जो 23 जनवरी को जो चुनाव होना है उसके बाद जो परिणाम आएगा वो 25 जनवरी को आना है। उससे पहले कहीं ना कहीं जो हलचल है वो दोनों ही पार्टियों के अंदर देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं देखी जाने वाली बात यह है कि आखिर जनता किसको चुनती है, क्योंकि सौरभ थपलियाल बड़े ही मस्कत करने के बाद कहीं ना कहीं उनको भी टिकट दिया गया है और कांग्रेस में भी बड़ी मस्कत और मंथन होने के बाद ही वीरेंद्र पोखरियाल को टिकट दिया गया है। दोनों ही प्रत्याशी कहीं ना कहीं मजबूत माने जा रहे हैं, लेकिन अब जीत किसकी होती है ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून।